हेलो फ्यूचर के डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है ब्रह्ममय साहू और हम लोग नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने ग्रेविटेशन का क्वेश्चन ख़त्म किया था और ये आपका नया वीडियो है जिसमें कि आपका पार्ट 1 है। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि 1988 से लेके 2009 तक होने वाला है। ओके, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 10 ग्राम ऑफ आइस क्यूब एट 0 डिग्री सेल्सियस आर रिलीज्ड इन ए टम्बलर। टम्बलर मतलब एक ग्लास है, ग्लास जिसका वाटर इक्विवेलेंट है 55 ग्राम। मतलब हम लोग टम्बलर का मास m होगा, उस पर सेंट्रीफ्यूगेट होगा s। उसको ना लेके हम लोग उसकी जगह पे वाटर ले सकते हैं, उसका वाटर इक्विवेलेंट है ये। मतलब उसकी जगह पे हम इतना वाटर ले सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं एट 40 डिग्री सेल्सियस। Assuming that negligible heat is taken from the surrounding, the temperature of water in the tumbler becomes nearly। क्या था यहाँ पे, देखिए अच्छे से देखते हैं इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 ग्राम ऑफ आइस था, कितने टेम्परेचर पे? 0 डिग्री टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अभी हमने इसको ऐड किया टम्बलर से जिसका वाटर इक्विवेलेंट कितना है 55 ग्राम। मतलब टम्बलर को हम लोग, टम्बलर मतलब एक ग्लास है, उसको हम वाटर इक्विवेलेंट ले सकते हैं, लेते हैं वाटर इक्विवेलेंट। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 55 ग्राम ऑफ वाटर एट कितना डिग्री सेल्सियस? 40 डिग्री सेल्सियस। अभी बोला कि दोनों को मिक्स किया तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। अभी देखिए फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालेंगे। फाइनल टेम्परेचर इन दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर मान लेते हैं टी है, फाइनल टेम्परेचर टी है। तो क्या होगा, देखिए आइस तो वाटर में कन्वर्ट होगा। आइस अगर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो आइस क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। आइस हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अभी हीट रिलीज कौन करेगा? वाटर। वाटर अगर हीट को रिलीज करेगा तो वाटर का टेम्परेचर घटेगा और आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा। आइस तो पहले 0 डिग्री पे था ना। अभी पहले वो जब अगर वाटर में कन्वर्ट होगा, टी टेम्परेचर में मान लेते हैं, तो पहले वो अपना फेज चेंज करेगा। तो मान लेते हैं पहले फेज चेंज किया, मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर टी है, तो ये कैसे टी में कन्वर्ट होगा? फाइनली पहले क्या करेगा, ये फेज चेंज करेगा। 10 ग्राम ऑफ क्या होगा, वाटर होगा सेम टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस। तो कितना एम एल मतलब 10 ग्राम इंटू 800। अभी क्या होगा, ये टी डिग्री पे आएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे 10 ग्राम वाटर कितना डिग्री पे, 10 डिग्री टी डिग्री सेल्सियस, टी डिग्री सेल्सियस। कितना हीट ये, मतलब इसको चाहिए यहाँ पे एम एच डेल्टा टी चाहिए। मतलब 10 इंटू वाटर का 1 होता है डेल्टा टी मतलब टी माइनस जीरो, टी माइनस जीरो। ये हीट आएगा आपका, ये जो टेम्परेचर नहीं है वाटर का 40 डिग्री, ये इसका टेम्परेचर घटेगा। क्या होगा इसका टेम्परेचर? घटेगा। मतलब टी पे आ जाता है, टी पे। तो 55 ग्राम ऑफ वाटर आएगा टी पे। कितना पे? टी। कितना हीट रिलीज होगा यहाँ पे? हीट रिलीज आपका हो जाएगा एम एच डेल्टा टी मतलब 55 इंटू एस मतलब 1, डेल्टा टी मतलब 40 माइनस टी, क्योंकि 40 ज़्यादा है ना, डिक्रीज होगा। तो अभी क्या ये दोनों हीट इक्विवेलेंट हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 800 प्लस 10 टी इक्वल टू 55 इंटू 40 माइनस टी। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 800 प्लस 10 टी इक्वल टू 2200 माइनस 55 टी। तो यहाँ पर टी को हम सॉल्व करेंगे तो टी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 21.54 डिग्री सेल्सियस। अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आ जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ओके, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा बी, 22 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द थर्मल कैपेसिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है। तो आपको पता है कि स्पेसिफिक हीट मतलब क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब कितना एनर्जी हमने दिया, कितना एनर्जी चाहिए 1 ग्राम ऑफ जो है उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस। और थर्मल कैपेसिटी मतलब एच, थर्मल कैपेसिटी मतलब कितना हीट चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। ओके, मास का यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 1 ग्राम मास का, यहाँ पे स्पेसिफिक है 1 ग्राम ऑफ मास के लिए। ये क्या है? स्पेसिफिक है, इसलिए ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नॉर्मल हीट कैपेसिटी बोलते हैं इसको,
और आप बोल सकते हैं थर्मल कैपेसिटी, सेम थिंग है। क्या बोल सकते हैं? हीट कैपेसिटी भी बोल सकते हैं और थर्मल कैपेसिटी भी बोल सकते हैं यहाँ पे। डिग्री यहाँ पे हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। ओके, तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो है H=ms। 1 ग्राम के लिए 0.2 होगा, 0.2 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। तो 40 ग्राम के लिए कितना होगा? इंटू 40 कैलोरी में आएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? 8 कैलोरी मतलब 4.18 जूल पर केल्विन। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? लगभग 33.6 जूल पर केल्विन। सो यहाँ पे पर डिग्री सेल्सियस भी कर सकते हैं और पर डिग्री पर केल्विन भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री अगर हम रेंज करेंगे तो 1 केल्विन चेंज होता है, और 1 डिग्री चेंज करते हैं तो हम लोग 9/5 फ़ारेनहाइट चेंज होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज होता है। तो इन दोनों का पर डिग्री चेंज, पर 1 डिग्री चेंज इक्वल टू पर 1 डिग्री चेंज इन केल्विन। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, a centigrade and a Fahrenheit thermometer are dipped in boiling water. Boiling water मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। कौन कौन सा? सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। मतलब सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, सी और एफ लिख देता हूँ। मतलब दोनों को बॉइलिंग वाटर में अगर डुबाएंगे द वाटर टेम्परेचर इज लोअर अंटिल द फाइनाइट थर्मोमीटर रजिस्टर 140। तो इनिशियल टेम्परेचर क्या था बताइए? तो इसमें 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें कितना दिखाएगा इनिशियली? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इनिशियली। अभी जब उसको डुबाया, लोअर्ड किया, तो अभी वाटर का जो टेम्परेचर हमने डिक्रीज कर दिया, तो फ़ारेनहाइट जो है थर्मोमीटर वो कितना दिखा रहा है अभी? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखा रहा है। बोला कि आपका जो सेल्सियस का है वो कितना डिग्री फॉल करेगा, मतलब डेल सी पूछा है, डेल सी। आपको ये पता है कि 1 डिग्री अगर 1 डिग्री अगर फॉल करता है किस में? 1 डिग्री सेल्सियस अगर फॉल करता है सेल्सियस में, तो इसमें कितना फॉल करता है? 9/5। 9/5 फॉल करता है किस में? फ़ारेनहाइट में। ओके, तो अभी इसमें कितना हुआ देखिए, इसका जो रिलेशन है डेल एफ इक्वल टू 9/5 डेल्टा सी, डेल्टा सी। तो ये कितना है? डेल एफ कितना दिया हुआ है? पहले कितना था? 212, अभी कितना हुआ? 140 मतलब 72 इज इक्वल टू 9/5 इंटू डेल सी पूछा गया है। तो डेल सी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 40 डिग्री सेल्सियस। तो सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आपका जो यहाँ पे मर्क्यूरी थर्मोमीटर है वो कितना टेम्परेचर तक मेजर कर सकता है? अप टू बोला गया है। क्या बोला गया है? अप टू। आपको पता है कि मर्क्यूरी टेम्परेचर जो होता है उसका जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है ना, वो होता है आपका -30 डिग्री। लोअर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट LFP। अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है आपका 357 डिग्री सेल्सियस। अपर फिक्स्ड पॉइंट 357। तो नियरली आपका कहाँ तक मेजर कर सकता है? मीडियम 360 तक नियरली वो मेजर कर सकता है। देखिए, मर्क्यूरी थर्मोमीटर जो वर्क करता है वो चेंज इन वॉल्यूम के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये वॉल्यूम थर्मोमीटर आप बोल सकते हैं, चेंज वॉल्यूम थर्मोमीटर। वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो वो एक्सपेंड होगा। मर्क्यूरी ऐसे होता है ना, नॉर्मल थर्मोमीटर जो होता है एक्सपेंड होगा ऐसे, तो वो टेम्परेचर रीडिंग दिखाएगा। If the temperature of the sun is double, the rate of energy received on earth will be increased by a factor of। देखिए, आपको पता है जो E होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T⁴। कौन सा लॉ है? स्टीफेंस लॉ, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। सो हम E1/E2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? E1/E2 विल बी T1/T2 टू द पावर 4। T1 कितना था इनिशियली? टेम्परेचर कितना था? मान लेते हैं T था, डबल हो गया मतलब 2T हो गया, पावर 4। तो कितना होगा ये? E1/E2 विल बी 1/16, 1/16। और जो E2 है वो आपका 16E1 हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर को डबल करेंगे तो 16E1 हो जाएगा। तो आपका एनर्जी जो इंटेंसिटी है कि एनर्जी है वो 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी हो जाएगा, इनिशियल इंटेंसिटी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट इज फ्लोइंग थ्रू 2 cylindrical rods of the same material. The diameter of the rods are in the ratio। 2 cylindrical rod है बेसिकली जिसमें कि हीट फ्लो हो रहा है। मान लेते 2 cylindrical rod ऐसे है, ये एक पहला रॉड है,
ये दूसरा रॉड है। तो इसमें क्या दिया है कि डायमीटर का रेशियो 1:2 है। डायमीटर का रेशियो सेम होता है रेडियस के रेशियो से 1:2। अभी लेंथ का रेशियो कितना दिया हुआ है? L1/L2 2:1 दिया हुआ है। टेम्परेचर डिफरेंस इज सेम हियर डेल थीटा हियर आल्सो डेल थीटा। इन दोनों एंड में देखिए यहाँ पे और यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस जितना है यहाँ पे भी उतना है। अभी मतलब कि रेट ऑफ हीट फ्लो कितना होगा? दोनों मटेरियल जो हैं वो सेम मटेरियल के हैं, मतलब K1 = K2, K1 K मतलब थर्मल कंडक्टिविटी। हीट फ्लो मतलब del Q by del T, और यू कैन से H हीट करंट। यू कैन से हीट करंट इक्वल टू क्या होता है? KA del थीटा माइनस ऑफ del थीटा बाय L। अब दोनों का रेशियो निकालेंगे H1/H2। दोनों के लिए क्या है? H1 K1 K2 सेम है तो जाएगा A1/A2, del थीटा भी सेम है, इंटू L2/L1। A1 क्या है? पाई आर स्क्वायर, मतलब R1 स्क्वायर पाई कैंसिल हो जाएगा बाय R2 स्क्वायर इंटू L2/L1। तो ये कितना हो जाएगा? R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर 1/4। L2/L1, L1/L2 1/2 दिया, 2/1 दिया हुआ है, तो L2/L1 1/2 तो हो जाएगा 1/8। सो सेकंड में हीट कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स ऑफ फर्स्ट, मतलब H1/H2 = 1/8। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। Next question: a beaker full of hot water is kept at a room. If it cools from 80° to 75° in T1 time, 75 to 70° T2 and 70 to 65 T3 minutes। पूछा गया कि T1, T2 और T3 का रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होता है उतना ज़्यादा हीट फ्लो होता है। बट हीट फ्लो कहाँ, किस किस की वजह से हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? देखिए रूम टेम्परेचर हम लोग मान लेते हैं, रूम टेम्परेचर को मान लेते हैं 20°C है, 20°C। तो पहले 80°, पहला का जो था आपका पहला बीकर वो कितने डिग्री पे था? 80°C। दूसरा वाला 75 पे, तीसरा वाला 70 पे। अब हीट सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में है? तो इसमें डिफरेंस कितना है? 60 है। इसमें सराउंडिंग और बीकर के बीच में इसमें आपका 55 है, 55। इसमें कितना है? 50°C। यस, ओके। तो जिसमें जितना ज़्यादा डिफरेंस उसमें उतना जल्दी फ्लो करेगा, dQ/dt उतना ज़्यादा होगा। dQ/dt डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बेसिकली, ओके, उतना ज़्यादा होगा। तो किसमें ज़्यादा है? पहले वाले में ज़्यादा है, तो पहले में जल्दी फ्लो करेगा। तो पहले वाले का टाइम कम लगेगा, तो और दूसरे वाले का टाइम उसके बाद पहले वाले का सबसे कम, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए ब्लैक बॉडी इज एट ए टेम्परेचर ऑफ 500 K, इट एमिट्स एनर्जी एट ए रेट व्हिच प्रोपोर्शनल टू। देखिए आपको पता है कि आपको पता है कि एनर्जी कितने रेट में फ्लो करेगा, मतलब पावर है, ओके, वो होता है सिग्मा ए T⁴ ब्लैक बॉडी के लिए, ओके। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिकली T⁴। टेम्परेचर 500 K पे है तो P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 500⁴। सो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सन इंसिडेंट नॉर्मली एट द सरफेस ऑफ अर्थ 20 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर मिनट। What would be the radiant energy incident normally on the earth if the sun had a temperature twice the present one? तो आपको मैंने बताया था यहाँ पे जो यूनिट दिया हुआ है ना 20 किलो कैलोरी पर मिनट मीटर स्क्वायर पर मिनट, वो आपका दिया हुआ है सीधा सीधा यहाँ पे दिया हुआ है इंटेंसिटी का यूनिट। इंटेंसिटी होता है ना कितना एनर्जी गिरा एक यूनिट एरिया में एक सेकंड में। अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया लेता हूँ, 1 सेकंड में कितना एनर्जी गिरा उसको कैलकुलेट करता हूँ तो वो हो जाता है आपका इंटेंसिटी। तो उसका यूनिट दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा? आई विल बी सिग्मा T⁴। तो I1/I2 कितना हो जाएगा? I1/I2 हो जाएगा आपका T1 4/T2 4। अगर आप उसका अगर टेम्परेचर डबल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका T/2T⁴, तो 1/16। तो यहाँ पे I1 और I2 हो जाएगा आपका 16I1। 16 इंटू कितना हो जाएगा? 20। तो ये कितना आ जाएगा? इट विल बी 320 किलो कैलोरी यूनिट दिया हुआ है ना मीटर स्क्वायर पर मिनट। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए ग्राम ऑफ आइस इज मिक्स्ड विद 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट थर्मल इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छा बात है ये। क्या दिया हुआ है? 1 ग्राम ऑफ क्या दिया हुआ है? आइस, 0 डिग्री सेल्सियस। अभी ग्राम 1 ग्राम ऑफ आइस दिया हुआ, 1 ग्राम ऑफ स्टीम दिया हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस एट थर्मल इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। इसको ऐड कर लिया। यहाँ पे देखिए, हमको अगर कन्वर्ट करना है स्टीम 1 ग्राम स्टीम को वाटर में, हमको कितना एनर्जी चाहिए? कितना एनर्जी चाहिए? 540 कैलोरी पर ग्राम चाहिए। ओके, अभी हम अगर आइस को 1 ग्राम आइस को कन्वर्ट करेंगे वाटर में, अगर मान लेते हैं कि टेम्परेचर को हमें 0 लेना है, टेम्परेचर को क्या लेना है? 0 लेना है, मान लो। तो सबको 0 पे लाना पड़ेगा, सबको 0 पे लाना पड़ेगा। तो 1 ग्राम आइस को हम 0 डिग्री पे है, तो उसको वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 कैलोरी उसका एनर्जी चाहिए। बट अगर हम 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस को 1 ग्राम ऑफ वाटर करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होगा? ये पहले स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगा 540, 100 डिग्री, 100 डिग्री वाटर का 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होगा, वो हो जाएगा आपका 100 आ जाएगा। तो ये आपका 640 आ जाएगा। तो 640 एनर्जी हमें निकालना है स्टीम से। बट यहाँ पे कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है? 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम ऑफ वाटर करेंगे तो 0 डिग्री पे 80 ओनली। तो ये इसमें तो नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी गेन इक्वल टू एनर्जी लॉस भी तो होना चाहिए ना। अभी दूसरा ट्राई करते हैं। अब इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग 100 डिग्री पे, 100 डिग्री। अब इसको 100 डिग्री स्टीम को हम लोग 100 डिग्री वाटर करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 540 एनर्जी रिलीज होगा। इसको कन्वर्ट करेंगे तो टोटल 180, क्योंकि 1 ग्राम आइस कन्वर्ट होगा 1 ग्राम ऑफ वाटर, 80 प्लस 100 180। तो हमें कितना ग्राम ऑफ स्टीम को कन्वर्ट करना पड़ेगा 100 डिग्री में वाटर के फॉर्म में? 1/3 ग्राम, 1/3 ग्राम। मतलब 100 डिग्री पे ये पॉसिबल है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पॉसिबल है कि ये 180 उसको चाहिए 100 डिग्री पे कन्वर्ट होने के लिए। और यहाँ पे अगर 1/3 ग्राम ऑफ स्टीम अगर कन्वर्ट हो जाएगा 100 डिग्री वाटर में, तो यहाँ पे कितना स्टीम बचेगा? 2/3 ग्राम। और वाटर कितना बचेगा? 4/3 ग्राम। तो इसमें पॉसिबल है, मतलब सारे को हम लोग अगर 100 डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं तो पॉसिबल है कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो टेम्परेचर है कि आपका जो टेम्परेचर जाएगा वो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। Next question, a black body has maximum wavelength lambda m at 2000 Kelvin. Its corresponding wavelength at 3000 Kelvin will be. ये मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है ये। इस वेवलेंथ पे आपका एनर्जी रेडिएशन मैक्सिमम हो रहा है। तो आपको पता है लेमडा एम इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है कि नहीं? इसका मतलब लेमडा एम डिवाइडेड बाय m1 डिवाइडेड बाय लेमडा m2 इज इक्वल टू क्या? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब T2/T1, T2/T1। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? T2 कितना है? 3000 और T1 कितना है? 2000। तो लेमडा m2 हो जाएगा आपका कितना? 2/3 लेमडा m, 2/3 लेमडा m। सो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, cylindrical rod having temperature T1 and T2 at its end. The rate of flow of heat Q1 calorie per second if all the linear dimensions are double. Linear dimension are double means what? Linear dimension बोला है यहाँ पे, मतलब रेडियस है वो डबल हो जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा? डबल। और लेंथ डबल हो जाएगा 2L। तो बोले कांस्टेंट टेम्परेचर डिफरेंस द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। देखिए Q1 रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अगर होता है तो क्या होता है? KA डेल्टा थीटा बाय L होता है। तो डेल्टा थीटा सेम है और के भी सेम है। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A बाय L। A मतलब आर स्क्वायर, A मतलब पाई आर स्क्वायर ना। सो Q विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाय L। सो Q1 बाय Q2, Q1 बाय Q2 विल बी R1 बाय R2 स्क्वायर इंटू L2 बाय L1, L2 बाय L1। R1 बाय R2, R1 बाय R2 मतलब 1/4 हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो 1/2।
सो Q2 विल बी इक्वल टू 2Q1। सो हीट जो फ्लो ऑफ हीट होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा, वो डबल हो जाएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्रेस द रिलेशन। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ किसके बीच में रिलेशन बताता है? तो आपको पता है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ जो होता है लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लैम्डा एम यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, ये वो वेवलेंथ है जिसकी वजह से इंटेंसिटी मैक्सिमम, इंटेंसिटी क्या हो, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो है वो मैक्सिमम हो, वो वाला वेवलेंथ है। और टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन में दिया हुआ है। तो ये किसके बीच में रिलेशन बताता है? वो बताता है, ऑप्शन दिया हुआ है, वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर, रेडिएशन एनर्जी एंड वेवलेंथ, टेम्परेचर एंड वेवलेंथ, कलर ऑफ लाइट। नहीं, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा जहाँ पे वो वाला वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट क्लोज टू एन आइडियल ब्लैक बॉडी। आइडियल ब्लैक बॉडी बोला है, कौन सबसे ज्यादा क्लोज है? ओके, ब्लैक लैम्प बोला है। ब्लैक लैम्प मतलब आपका ब्लैक कलर का होता है। ओके, तो उसमें जो इंसिडेंट होता है वो सम पर्सन में, जैसे कि सम पोर्सन, जैसे 90%, 95%, 96%, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर देता है? एब्जॉर्ब। ब्लैक बॉडी मतलब क्या है? जो 100% एब्जॉर्ब कर ले। तो ये 96% एब्जॉर्ब करता है ब्लैक लैम्प। कैविटी मेंटेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कैविटी मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आपने फेरिस ब्लैक बॉडी पढ़ा होगा कि कैविटी बनाएंगे ऐसे, ऐसे बनाएंगे, उसमें ऐसे करेंगे, फिर एक स्मॉल होल यहाँ पे देंगे क्योंकि लाइट इंसिडेंट होने के लिए। लाइट इंसिडेंट करेंगे तो वैसे ऐसे हर जगह पे रिफ्लेक्शन वगैरह होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 100 रेडिएशन है, यहाँ पे टकरा के यहाँ पे ब्लैक लैम्प इनसाइड होगा, लेकिन वो देखिए खाली ब्लैक लैम्प लैम्प यूज करेंगे तो वो 96% एब्जॉर्ब करेगा। अभी इसको मान लो इंसिडेंट किया तो यहाँ पे 96 लॉस हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। ओके, लैम्प की वजह से, उस कैविटी की वजह से इनसाइड में, क्योंकि इनसाइड जो है वो इसका ब्लैक लैम्प से भरा हुआ है, आउटसाइड हमारा सिल्वर्ड है। तो ऐसे इसको इंसिडेंट कर 96% लॉस हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, फिर से कुछ एब्जॉर्ब हो गया, फिर से कुछ एब्जॉर्ब हो गया, फिर से कुछ एब्जॉर्ब हो गया, ऐसे ही घूमता रहेगा, ये बाहर नहीं निकलेगा। तो ये होता है सबसे एफिशिएंट ब्लैक बॉडी जो फेरिस ने दिया था। फेरिस ब्लैक बॉडी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिस ब्लैक बॉडी। तो सबसे ज़्यादा प्लैटिनम का 98% होता है, ये नहीं होता है। तो आपका सबसे ज़्यादा क्या होता है? कैविटी मेंटेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, केवीटी इसको बोलते हैं। ये सबसे अच्छा ब्लैक बॉडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फॉर ए ब्लैक बॉडी टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस, इट्स रेडिएटिंग पावर 60 वाट, 60 वाट, and temperature of surrounding is 2 to 7 degrees Celsius. If temperature of the black body change to 1 to 7 degrees Celsius, then its reading power will be। देखिए क्या हुआ यहाँ पे, अब समझने की कोशिश करते हैं इसको। ई का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा टेम्परेचर ऑफ द बॉडी टू द पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग टू द पावर 4, सराउंडिंग टू द पावर 4 इंटू ए। ओके, अब E1 बाई E2 पहले और दूसरे केस में देखते हैं कि E1 में क्या होगा। E1 कितना होगा? 1000 टू द पावर 4, 727 मतलब इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, 727 प्लस 273 कितना होगा? 1000। अब माइनस आउटसाइड का टेम्परेचर कितना है? 500, 227 प्लस ये, ओके, बाय। अभी क्या बोला है कि जो आपका टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है वो चेंज होगा, कितना? 1227 प्लस 273, 1500 पावर 4। आउटसाइड का टेम्परेचर जो है वो सेम है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 4 माइनस 5 टू द पावर 4 बाय 15 टू द पावर 4 माइनस 5 टू द पावर 4। तो ये आपका आ जाएगा 60 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 80। सो E2 का वैल्यू आ जाएगा आपका 320 वाट। तो सेकंड केस में कितना हो जाएगा? 320 वाट। यहाँ पे वाट में पूछा है, मतलब हाँ सही है सब कुछ। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंसीडर टू रॉड्स ऑफ सेम लेंथ डिफरेंट स्पेसिफिक हीट S1 and S2, conductivities are K1 and K2, cross section A1 and A2, both are
टेम्परेचर T1 एंड T2 एज गिवन है। तो रेट ऑफ हीट लॉस ड्यू टू कंडक्शन इज इक्वल टू, कितना हीट लॉस होगा कंडक्शन की वजह से, मतलब H1 इक्वल टू H2, H1 इक्वल टू H2, H1 इक्वल टू H2 मतलब क्या, के डेल्टा थीटा बाय एल, तो एल एल ये तो सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है और लेंथ भी उसका सेम है। तो हम लोग लिख सकते हैं K1A1 डिवाइडेड बाय L1 इक्वल टू K2A2 डिवाइड बाय L2, L1 L2 सेम है, तो K1A1 विल बी इक्वल टू K2A2, K2A2। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट। स्टीफेंस कांस्टेंट का यूनिट पूछा है भाई साहब। अब स्टीफेंस कांस्टेंट का यूनिट कैसे निकालेंगे? जो इंटेंसिटी होता है, क्या होता है इंटेंसिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी टू द पावर 4 के स्टीफेंस लॉ। ओके, इंटेंसिटी मतलब Q बाय AT इक्वल टू होता है सिग्मा टी टू द पावर 4। तो सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा Q बाय AT कैपिटल टी टू द पावर 4। देखिए Q बाय T मतलब वाट, पावर ना, वाट, वाट बाय एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर टू द पावर 4 मतलब केल्विन टू द पावर 4। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू द पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider a compound slab consisting of two different materials having equal thickness and thermal conductivities K and 2K, the equivalent thermal conductivity of the slab। तो आपको पता है यहाँ पे सीरीज कनेक्शन है, बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन है दोनों का। दो स्लैब था उनको हमने जोड़ दिया सीरीज में, तो बोला कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितना होगा, कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है, तो दो अगर जोड़ेंगे तो L1 प्लस L2 टोटल लेंथ डिवाइड बाय K इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। L L सब तो सेम है ना, तो ये हो जाएगा 12 बाय K इक्विवेलेंट इक्वल टू L बाय K1 प्लस L बाय K2। तो 1 बाय कितना हो जाएगा, 2 बाय K इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाय K प्लस 1 बाय 2K। तो इसको आप लोग फाइंड करेंगे तो K इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 4K बाय 3। So option D will be correct. Next question, if lambda m denotes the wavelength at which the radiative emission from the black body at a temperature Tk is maximum, then maximum मतलब आपको पता है कि स्टीफेंस लॉ जो कहता है वो कहता है आपका lambda m इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब lambda m है वो टेम्परेचर जिसमें कि रेडिएशन मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे बोला कि Tk इज मैक्सिमम, देन चार ऑप्शन दिया हो, तो lambda m यार हम बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसका मतलब lambda m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर -1। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन रेडियस आर लेंथ L each of the same material and ends maintained with the same temperature will conduct more heat। यहाँ पे ऑप्शन दिया है बेसिकली, मतलब कौन सबसे ज़्यादा हीट ये करेगा, फ्लो करेगा। देखिए डी क्यू बाई डी टी जो होता है, डी क्यू बाई डी टी वो क्या होता है, के ए डेल्टा थीटा बाय एल। अगर सेम टेम्परेचर डिफरेंस में मेंटेन करेंगे और उनका के भी अगर सेम होगा तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि डी क्यू बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बाय एल। अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो ए बाय एल, तो जिसका ए बाय एल ज़्यादा होगा वो ज़्यादा कंडक्ट करेगा। ए बाय एल मतलब इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर बाय एल, पाई आर स्क्वायर होता है ना ये, तो डी क्यू बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाय एल, जिसका आर स्क्वायर बाय एल ज़्यादा उसका ज़्यादा। तो पहले केस के लिए देखते हैं, ए के लिए आर नॉट है, आर नॉट स्क्वायर बाय एल। बी के लिए 4 आर नॉट स्क्वायर बाय एल, 2 आर नॉट का स्क्वायर। ओके, सी के लिए आर नॉट स्क्वायर बाय 12 नॉट, और डी के लिए कितना हो जाएगा 4 आर नॉट स्क्वायर बाय 12 नॉट। अब इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा आपका लग रहा है बी, बी है सबसे ज़्यादा 4 आर नॉट स्क्वायर बाय एल, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। Next question, a black body at 1227 degrees Celsius emits radiation with maximum intensity at a wavelength of 5000 एमएम। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, मैक्सिमम इंटेंसिटी एमिट करता है इस टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कितना हुआ है 1227 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना हो जाएगा ये 1500 केल्विन। तो इसका वेवलेंथ कितना है यहाँ पे 5000 एमस्ट्रॉम,
मतलब ये जो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीज बाय 1000, तो हम लोग इसको T1 मान लेते हैं, इसको λ1 मान लेते हैं। अभी टेम्परेचर कितना बढ़ा? 1000 बढ़ा, मतलब अभी कितना हो जाएगा? 1500 प्लस 1000 मतलब 2500 केल्विन। तो इसके लिए आपका जो वेवलेंथ है वो कितना हो जाएगा? तो स्टीफेंस लॉ जो है λ1 T1 इक्वल टू λ2 T2 क्या बोलता है कि मल्टीप्लाई करो इसको 5000 इंटू 1500 इक्वल टू 2500 इंटू λ2। तो λ2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 3000 एमस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए ब्लैक बॉडी इज एट 727 डिग्री सेल्सियस, इट एमिट्स एनर्जी एट द रेट ऑफ विच इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब पावर पूछा है। पावर क्या होता है? सिग्मा ए टी टू द पावर 4, टी होता है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मैंने पहले भी बता रखा है, ये बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसको ध्यान दीजिए। सीधा सीधा क्वेश्चन है, टी टू द पावर 4, टी टू द पावर 4, लैम्डा एम टी इक्वल टू कांस्टेंट विच डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफेंस लॉ। ओके, तो यहाँ पे पी कितना हो जाएगा? पी हो जाएगा आपका, बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4 केल्विन में। तो ये कितना हो जाएगा? 720 प्लस 273 कितना हो जाएगा? 1000 पावर 4। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। Next question, on a new scale of temperature and called W scale, you see it is a new scale, W scale. The freezing point and the boiling point of water are 39 degree W and 239 degree W. What is the temperature on the new scale corresponding to a temperature 39 degree Celsius on the Celsius scale बोला है। आपको पता है कोई भी नया स्केल हो तो उसका क्या होता है? x माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू कितना होता है? अगर सेल्सियस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो सेल्सियस में कितना? C माइनस 0 बाय 100 माइनस 0। तो ये बोला गया कि आपका सेल्सियस स्केल में 39 डिग्री भी है और इसका लोअर फिक्स पॉइंट भी 39 है। मैं पुट करो, एक्स मान लेते हैं, एक्स दिया हुआ है ना, मान क्या लेते हैं? दिया हुआ है। तो एक्स माइनस 39 डिवाइडेड बाय 239 माइनस 39 इक्वल टू 39 बाय 100। यहाँ पे एक्स माइनस 39 डिवाइडेड 200 आ जाएगा और ये जाएगा 39 बाय 100। तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। तो एक्स का वैल्यू जो आ जाएगा यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 117 डिग्री डब्ल्यू। तो आंसर विल बी डी ऑप्शन, आंसर विल बी डी ऑप्शन, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आपका टू एंड्स ऑफ द रॉड मेंटेन एट द क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है रॉड का, दोनों एंड कुछ टेम्परेचर डिफरेंस T1 और T2 में मेंटेन किए गए हैं। उनका जो लेंथ है वो L है, उनका जो एरिया है वो A है। डी क्यू बाई डी टी पूछा गया है, डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी होता है के ए T1 माइनस T2 बाय L। सो सीधा सीधा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है एल ए डिवाइड है, के एल मल्टीप्लाई है, ए बाय एल बाई। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। Last question of this video basically, a black body at 2 to 7 degrees Celsius radiates heat energy at the rate of 7 calorie per centimeter square per second. At a temperature of 727 degrees Celsius, the rate of heat radiated. Rate of heat radiated is basically directly proportional to power ना। Rate of heat radiated मतलब power, power is directly proportional to T to the power 4, P1 by P2 हम लोग कर सकते हैं T1 by T2 to the power 4। T1 केल्विन में पुट करो, 2 to 7 प्लस 273 मतलब 500 डिवाइड बाय 727 प्लस 273 1000 स्क्वायर। तो P1 बाई P2 कितना हो जाएगा? P1 बाई P2 हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, पावर 4 ना, पावर स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं है, ये पावर 4 है, पावर 4 है मतलब 1/16 हो जाएगा। सो P2 विल बी इक्वल टू 16 इंटू P1। P1 कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है, तो 16 इंटू 7 तो हो जाएगा आपका 112 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन डिस्कशन समाप्त होता है और हम लोगों ने इसमें लगभग 25 क्वेश्चन डिस्कस किया। तो अभी एक बात बताना है कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ कुछ जो छोटा छोटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कन्फ्यूजन होता है उसका भी स्टार्ट कर लूँ। कभी कभी उसमें वीडियो भी अपलोड किया करूँगा कि जो बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
कि ऐसे एक कॉन्सेप्ट बता दिया, उसके 2-4 जो प्रीवियस क्वेश्चन किस टाइप के हैं, अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन करा लिया। तो तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।